नमस्कार दोस्तों, RBBP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने आपको प्रतिबिंब की परिभाषा तक पढ़ा दिया था, प्रतिबिंब के प्रकार बता दिए थे और उनमें अंतर के पॉइंट भी बता दिए थे, ठीक है ना। फिर ये कहा था कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनका बनना सिखाएंगे। उससे पहले एक जो दर्पणों में दोष होता है वो समझा देते हैं। ये आता है बेटा गोलीय विफथन, इसे कहते हैं स्पेरिकल एबेरेशन। स्पेरिकल एबेरेशन, जो गोलीय दर्पण है उनमें ये दोष होता है, इसीलिए गोलीय शब्द पहले लिखा हुआ है। क्या दोष है उसको आप सुनेंगे। दर्पणों में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दर्पण की मुख्य अक्ष के निकट समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के निकट समांतर तथा दूरस्थ समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित नहीं होती हैं, गोलीय विफथन कहलाता है। यानी कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो सीमांत किरणें हैं और उपाक्षीय किरणें हैं, ये कौन सी हैं? सीमांत किरणें। और ये वाली कौन सी है जो मुख्य अक्ष के निकट आ रही हैं बेटा? वो उपाक्षीय किरणें हैं, उपाक्षीय किरणें। तो अपन परिभाषा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दर्पणों में उपस्थित वह दोष जिसके कारण सीमांत किरणें तथा उपाक्षीय किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित नहीं होती हैं, गोलीय विफथन कहलाता है। बेटा ये वाली किरण तो है वो यहाँ फोकसित हो रही है, और दूसरी जो ये वाली किरणें आती हैं सीमांत किरणें, वो यहाँ फोकसित होती हैं। यानी इस कंडीशन में दर्पण के दो फोकस मिलते हैं। एक को अपन कह सकते हैं FM, क्योंकि सीमांत किरणों के लिए है, मार्जिनल के लिए है। एक को कह सकते हैं FP, क्योंकि पैरेक्सियल रेज के लिए है। ये दर्पणों में दोष होता है। ऐसी कंडीशन में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बेटा इतने बीच की जो भी किरणें आ रही होंगी वो परावर्तन के बाद इतने क्षेत्र में पहुंच रही होंगी, और लाइट जब ज़्यादा क्षेत्र में पहुंचेगी तो वहाँ प्रतिबिंब की तीव्रता हमको कैसी दिखाई देगी? कम दिखाई देगी। कुल मिलाकर के दर्पणों में ये दोष होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इस दोष को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? तो बेटा आपको सामने से चित्र में से दिख रहा है, एक प्रकार की किरणों को आप रोक दो, दूसरे प्रकार की किरणें पहुंचेंगी तो इन दर्पणों में गोलीय विफथन का दोष नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक। यानी जो दर्पण है उस दर्पण में गोलीय विफथन के दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप बेटा सीमांत किरणों को रोक दो ऐसे अवरोधक लगा करके, इस तरीके से निचले हिस्से में जा रही हैं उनको ऐसे रोक दो, या तो केवल उपाक्षीय किरणें जाने दो। ठीक, उपाक्षीय किरणें जाएंगी तो कैसे करके जाएंगी? केवल अवरोधक लगा देंगे, एक यहाँ और ये नीचे से जो भी जा रही होंगी। एक मिनट, ये रॉन्ग है, ये सही है बेटा। ये यहाँ आती है, यानी एक प्रकार की किरणों को रोक करके, चाहे तो उपाक्षीय को रोकेंगे चाहे सीमांत को रोकेंगे। अब एक प्रकार की किरणें रोकने का मतलब क्या है? या तो यहाँ पर एक अवरोधक लगा दो तो ये किरणें जाएंगी नहीं आगे, ये रुक जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये वाली किरणें फिर नहीं पहुँचेंगी क्योंकि इसी अवरोधक से टकरा के रुक जाएंगी। ठीक, तो पहले दर्पण लगाओ, दर्पण के सामने अवरोधक लगाओ। अगर इनको नहीं रोक रहे तो अपन एक काम कर सकते हैं,
सीमांत किरणों को मत रोको तो उपाक्षी किरणों को रोको। यहाँ एक दर्पण, एक अवरोधक लगा दो, तो जो उपाक्षी किरणें जो सीमांत किरणें जा रही थी और यहाँ पर मिल रही थी, ये मिलती रहेंगी, ये वाली किरणें यहाँ मिलती रहेंगी। चाहे तो अवरोधक और इस प्रकार का अवरोधक रखेंगे तो अब इस कंडीशन में ये उपाक्षी किरणें दर्पण पर आपतित नहीं होंगे। तो यहाँ केवल कितने फोकस मिलेंगे अपन को? एक ही फोकस मिलेगा। अब दो फोकस प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, तो यानी एक उपाय तो ये हो गया कि आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनमें अवरोधक लगा करके या तो उपाक्षी किरणों को रोक दें या फिर हम सीमांत किरणों को रोक दें। ऐसी कंडीशन में ये दर्पण इस दोष से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा आता है गोलीय दर्पण को काट करके। कैसे करके उसे देखें बेटा। गोलीय दर्पण को काटने का मतलब है, जैसे ये गोलीय दर्पण है, यानी इस प्रकार से काटो कि एक ही प्रकार की किरणें आपतित हों, चाहे तो उपाक्षीय और या फिर सीमांत। ये मुख्य अक्ष है। या तो दर्पण को यहां से काट दो, इधर से, ये ऊपर का हिस्सा ये कट करके खत्म कर दो, ये वाला इधर खत्म कर दो। यानी इस स्थिति में केवल कौन सी किरणें पहुंचेंगी इस पर? उपाक्षीय किरणें पहुंचेंगी और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष को काट जाएंगी, जहां आपका फोकस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये एफ हो जाएगा। या फिर दर्पण को बीच में से काट दिया जाए तो केवल सीमांत किरणें परावर्तन के बाद पहुंचेंगी। कौन सी वाली पहुंचेंगी बेटा? सीमांत किरणें। यहां पर इस तरीके से। अब आपको यहां मैंने दर्पण को काटा है, काट करके इतना हिस्सा ये हटा दिया है, ये वाला और ये वाला, अर्थात दर्पण का द्वारक हमने छोटा कर दिया है। ये बात तो आपके समझ में आ रही है, लेकिन यहां हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो कि अगर हम दर्पण काट देंगे तो एक हिस्सा ये रह गया, एक हिस्सा ये रह गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये कहा है कि कोई भी अगर एक प्लेट है, उस प्लेट में से अगर अपन बीच का केंद्रीय पोर्शन काट के निकाल देते हैं एक, तो फिर साइड वाला पोर्शन रह जाता है कि नहीं रह जाता? तो वो साइड वाला पोर्शन होगा ये, क्योंकि यहाँ तो केवल बेटा एक रेसी, एक लाइन सी दिख रही है, लाइन थोड़ी है ये पूरा इस तरीके से है। ऐसे करके जैसे मानो इस तरीके से मैंने दिखाया और मेरे हाथ का बीच का पोर्शन काट दिया गया, बीच का पोर्शन काट के अपन ने निकाल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये सीमांत किरणें ही इस पर आपतित होंगी। कौन सी वाली आपतित होंगी? सीमांत किरणें। ठीक, तो कुल मिला करके अब हम अवरोधक कहाँ लगाते फिरेंगे? इस प्रकार गोलीय विफतन के दोष को ध्यान में रखते हुए ही प्रकाशिकी में जो दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी दर्पण छोटे द्वारक के प्रयुक्त किए जाते हैं। आप अपनी लैब में भी जाएंगे तो जो आपको दर्पण मिलेंगे उनके द्वारक बहुत छोटे मिलेंगे, क्योंकि छोटे द्वारक के दर्पण उपयोग करने से उस दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब गोलीय विफतन के दोष से मुक्त होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ये गोलीय विफतन का दोष होता है, इसीलिए मुझे कल आपको सीमांत किरणें पढ़ानी पड़ी थी और उपाक्षी किरणों को बताना पड़ा था। तो एक शब्द मैं अब आगे डेरिवेशन कराऊंगा तो उसमें एक शब्द उपयोग किया करेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो आप बार बार पूछते मुझे, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि दर्पण छोटे द्वारक का क्यों प्रयोग किया जाता है। यानी छोटे द्वारक का दर्पण प्रयोग करने से उस दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में गोलीय विफतन का दोष नहीं होता है। ओके, ठीक। अब बिना ये बात और समस्या आती है कि मान के चलो कहीं भी हमको अधिक क्षेत्र में परावर्तन प्रकाश प्राप्त करना है, यानी हमारे सामने एक समस्या है कि हम दर्पण का द्वारक छोटा ले नहीं सकते, हमें अधिक क्षेत्रफल की लाइट चाहिए, अधिक क्षेत्र से परावर्तित लाइट चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन के लिए एक बेटा परवलयाकार दर्पण बनाया जाता है। पैराबोलिक मिरर। ये क्या है? ये बेटा एक प्रकार का अवतल दर्पण ही होता है, लेकिन जब अवतल दर्पण मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कांच के एक खोखले गोले को काट करके प्राप्त किया जाता है, और ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है जो कांच के एक अंडाकार
खोखले यानी अंडाकार कोष को काट करके प्राप्त किया जाता है। ये बिल्कुल गोला नहीं होता, जो खोखला है, जो कोष है वो गोला नहीं है, कैसा है, ओवल आकार का। जब ओवल आकार का होगा, अंडाकार होगा, और बेटा इसको अपन काट देंगे, काट करके जब हम इस पर पॉलिश कर देंगे बाहर वाले पृष्ठ पर, और बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश की तो इसका अंदर धसा हुआ तल कैसे व्यवहार करना है बेटा, परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण ही होता है। कौन होता है, अवतल दर्पण, जिसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कांच के एक अंडाकार कोष को काट करके प्राप्त किया जाता है। इस परवलयाकार दर्पण में गोलीय विस्थन का दोष नहीं होता है। इसमें दर्पण की मुख्य अक्ष के निकट समांतर तथा दूरस्थ समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित होती हैं। इस प्रकार से जहां हमें अधिक क्षेत्र में परावर्तित लाइट की आवश्यकता होती है, वहां हम परवलयाकार दर्पणों का उपयोग करते हैं। टॉर्च होता है बेटा, मैं अभी दर्पणों का उपयोग बताऊंगा, उसमें भी आपको बता दूंगा। टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो आपका परवलयाकार दर्पण ही होता है, जो बीच में से कटा हुआ रहता है। सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में भी परवलयाकार दर्पण ही लगा होता है। जहां इनका रिफ्लेक्टर की भांति उपयोग किया जाता है, वहां प्रकाश स्रोत को इसके फोकस पर रखा जाता है, वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, वो आपकी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, अर्थात समतल तरंगाग्र के रूप में चली जाती हैं और ज़्यादा दूर तक पहुंचती हैं, जिससे परावर्तित लाइट की तीव्रता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो समझ रहे होंगे आपको, अगर परवलयाकार दर्पण पूछा जाए तो आप लिख देंगे यह एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है, जो कांच के एक अंडाकार कोष को काट करके प्राप्त किया जाता है। ठीक ना। अब हम आपको गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करवा देते हैं। ठीक है ना। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बेटा डायग्राम देखेंगे आप, रे डायग्राम ये रहा। ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। यहाँ बीच में इन दोनों के मध्य में होगा यहाँ फोकस। ठीक है। आप सभी इस बात को जानते हैं बेटा, दर्पण के केंद्र से, गलत बोला, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये आपका P होगा, सॉरी R होगा। और बेटा ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होगी उसे हम उस दर्पण की क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है। इतना हम सभी जानते हैं कि अगर हम गोले के केंद्र से पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिला दें तो वो जो त्रिज्या बनती है वो हमेशा पृष्ठ पर कैसी होगी, अभिलंब होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, C से लेकर के हम इस दर्पण किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो वो हमारा अभिलंब ही होगा। ठीक। तो ये एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाती है। ठीक। और इसको ये C है, इसे जब हम यहाँ मिला देंगे तो बेटा ये जो CM होगा, M होगा, तो ये CM बनेगा बेटा इसके लिए अभिलंब, और ये क्या बनेगा, आपतन कोण, और ये क्या बनेगा, परावर्तन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आपतित किरण, और यहाँ लिखेंगे आप परावर्तित किरण। अब आप इसको I लिखेंगे तो इसको बेटा R लिखेंगे, और I और R के मान कैसे होंगे, दोनों के बराबर होंगे। अगर हम यहाँ थीटा लिख दें तो ये भी कितना हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो किरण दिख रही है और यहाँ M से लेकर के C पर आ रहे हैं और C से फिर हम P पर जा रहे हैं, तो ये कौन, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कौन से हैं, एकांतर कोण हैं। और अपन जानते हैं कि एकांतर कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा आ रही थी और दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज CF और जो M है उसमें बेटा ये वाला जो एंगल है वो इसका बहिष्कोण बनना है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो बहिष्कोण का मान होता है वो सम्मुख अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है। इसीलिए इस कोण की जो वैल्यू आएगी वो बेटा CMF और FCM यानी इस वाले और इस वाले एंगल के योग के बराबर आएगी। इसीलिए ये वाला हो जाएगा 2 थीटा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। लिख लिया होगा आपने। और यहाँ से हमने खींच लिया ये अभिलंब और ये पॉइंट डाल लिया है मैंने N। क्या डाला है, N डाला है। ठीक, अब मैंने आपको रे डायग्राम तो बता दिया। अब क्या होता है, जब मैं आपसे पूछूं अभी तो आप मुझे बता देंगे खड़े होकर के, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जो कॉपी आपकी एग्जामिनर के सामने जाती है वहाँ आप तो होते नहीं, आपकी कॉपी होती है। तो आपकी जगह आपकी कॉपी बोलती है, तो हमको क्या लिखना है, ऊपर की जो लैंग्वेज लिखी जाती है यहाँ जिसे आप थ्योरी कहते हैं वो क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। माना एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी f है, इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हमने अवतल दर्पण पर दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित माना जो परावर्तन के बाद फोकस F से गुजर जाती है। यदि इसका आपतन कोण थीटा है तो इसका परावर्तन कोण भी थीटा होगा। इस प्रकार चित्र से क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा वाला लेंगे हम, यानी चित्र से समकोण त्रिभुज MNC में बेटा tan थीटा बराबर लगाएंगे। आप सभी जानते होंगे tan थीटा की वैल्यू जो आती है बेटा वो आती है लंब बटे आधार। अब MNC में लंब कौन है, MN, और आधार कौन है बेटा, कौन है, CN है ना। हाँ, तो अपन लगा देंगे MN/CN। अब यहाँ CN की वैल्यू तो है ही नहीं, तो आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर के लिए आराम से रहें, मैं अभी आपको बता देता हूँ करना क्या है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा आ रहा है, MNF में क्या आएगा बेटा, tan 2 थीटा इक्वल टू, अब बताओ इसके लिए अभिलंब MN बनेगा बड़े ये क्या बनेगा, आधार FN बनेगा। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, अब मैंने अभी आपको तुरंत पढ़ाया था कि प्रकाशिकी में जो दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं वो छोटे द्वारक के प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब हम लिखेंगे कि जो दर्पण है, यानी यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक है तो यहाँ तक तो दर्पण का द्वारक कितना दिख रहा है, और छोटे द्वारक का दर्पण होगा तो बिंदु M यहीं कहीं तो होगा। अगर इतना सा द्वारक लें हम दर्पण का, तो आप देख रहे हैं ये M यहाँ का एक होगा, यहाँ कहीं होगा, और जब ये M पास आएगा तो एंगल थीटा की वैल्यू है वो भी हमारी कम हो जाएगी, और जो बिंदु N है वो बिंदु P के संपाती हो जाएगा। यानी अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो कोण थीटा का मान कम होगा। कम क्यों होगा, इसी बात को आप समझ लें बेटा। देखो अभी तो द्वारक यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर छोटे द्वारक का होगा तो बेटा M बिंदु है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तो ये वाला जो अभिलंब हमको दिख रहा है वो अभिलंब यहीं तो होगा, और जब अभिलंब यहाँ होगा ऐसी कंडीशन में तो थीटा की वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यदि गोली दर्पण का द्वारक छोटा है तो
कोण थीटा का मान कम होगा, और थीटा कम होगा तो 2 थीटा भी कम होगा। कोण थीटा का मान कम होगा और बिंदु N है वो बिंदु P के संपाती होगा। यानी बेटा देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यहाँ एक रफली चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। आप देखें इधर, दर्पण का द्वारक मान लो बिंदु यहाँ पर है M। जब तो आपने यहाँ से अवलंब खींचा है वो N यहाँ आ रहा है और P यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अगर दर्पण का द्वारक छोटा है, काट दिया मैंने, यहाँ कर लिया M, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से अवलंब खींचोगे तो अब बिंदु N यहाँ का को आएगा, यहाँ आएगा ना, तो कहाँ जा रहा है, बिंदु P के पास जा रहा है। तो यानी यहाँ एक लाइन लिखनी होगी, ये बिल्कुल लिखना पड़ेगा आपको कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो थीटा तथा 2 थीटा के मान कम होंगे और बिंदु N है वो बिंदु P के संपाती होगा। तो अब यहाँ लिखना क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ। लेकिन छोटे द्वारक के दर्पणों के लिए थीटा तथा 2 थीटा के मान कम होंगे और बिंदु N बिंदु P के संपाती होगा, अर्थात बिंदु N है वो बिंदु P की ओर भाग जाएगा। इस कंडीशन में Cn और Cp में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इस स्थिति में क्या होगा बेटा, Cn अप्रोक्सीमेटली Cp तथा Fn अप्रोक्सीमेटली Fp और tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा तथा tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा होगा। क्योंकि बेटा जब एंगल के मान कम होते हैं तो tan और sin की वैल्यू जो रेडियन में होती हैं वो उनके आंकिक मान के बराबर निकल के आती हैं। इन बातों को हम सभी जानते हैं, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 से कितना आएगा बेटा, समीकरण 1 यही तो लिखा था। आपको इसमें क्या करना है, tan थीटा की जगह तो कितना लिखना है, केवल थीटा लिखना है, काट के नहीं लिखना है। वो पीछे लिख गया वो तो लिख गया, अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये आगे इससे करके लिख के चलना है, नहीं तो आप भी पेंसिल से लिख रहे हो मिटा के मेरी तरह लिख दें, ध्यान से। यानी tan थीटा की जगह क्या लिखना है, हमको थीटा लिखना है, और mn की जगह क्या लिखा रहने देंगे, हम mn लिखा रहने देंगे। लेकिन वहाँ क्या लिखा था नीचे, cn, और cn की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, cp। ओके, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3 और इसके आगे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से, यानी tan 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, केवल 2 थीटा। mn की जगह mn लिखा रहने देंगे और fn की जगह हम क्या लिखेंगे, fp। 2 थीटा बराबर mn अपॉन fp। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करें, 4 ना डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 से थीटा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से थीटा का मान रखने पर, समीकरण 3 से थीटा का मान रखने पर रख दीजिए वैल्यू, 2 तो ऐसे ही रहेगा और थीटा की जगह क्या लिखोगे, mn अपॉन cp, mn अपॉन cp लिखेंगे और ये आ जाएगा बेटा इधर mn अपॉन fp। mn से mn में लग जाएगा भाग, तो ये बचेगा आपका 2 अपॉन cp इज इक्वल टू 1 अपॉन fp। ठीक, आपको दिख रहा है f से लेकर के p तक की जो वैल्यू आ रही है वो f आ रहा है और c से लेकर p तक की जो वैल्यू आ रही है वो r आ रही है। बेटा यहाँ भी नंबर काट लेगा तो आपको क्या लिखना है, सुनेंगे, चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने
पर, क्योंकि मैंने कल चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको, तो वो आपको प्रयुक्त करनी है, डेरिवेशन में भी प्रयुक्त करनी है, न्यूमेरिकल में भी करनी है। तो चिन्ह सहित मान रखने का मतलब क्या है कि जो CP की वैल्यू है वो बेटा -r रखना है और FP की वैल्यू है वो -f रखना है। तो आप यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो 2/-r इज इक्वल टू 1/-f। जरा देख लें, आप चाहें तो लिख सकते हैं अलग से कि CP इज इक्वल टू -r और FP इज इक्वल टू -f है। हालांकि माइनस से माइनस कट जाएगा, बात कोई नहीं है, लेकिन भाई लिखना तो अपन को प्रॉपर है, पूरा बिल्कुल चिन्ह सहित ही लिखेंगे, इसमें कोई भी छूट नहीं है आपके लिए। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आप इसका जब त्रिज्या गुणा करेंगे बेटा तो ये निकल के आ जाता है 2f इक्वल टू r, f इक्वल टू आ जाता है r/2। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आ रहा है ना? आप कहें सर ये तो माइनस माइनस कट के हम नहीं रखें, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ नंबर पूरे चाहिए हैं तो आपको लिखना ऐसे ही पड़ेगा, और जो मैंने पूरी भाषा पहले बोली थी वो आपको लिखनी पड़ेगी। अब जो समतल दर्पण होता है तो समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा? अनंत होती है, ठीक है ना? इसीलिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी आती है वो अनंत आती है। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या और दूरी अनंत फोकस दूरी ये सब बात आती हैं, तो एक बात और मेरे समझ में आती है बेटा, एक शब्द और आता है वक्रता। पूछा जाता है कि दर्पण की वक्रता क्या है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके आगे फिर हम आपको दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, उसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। लेकिन उससे पहले वक्रता और बता दूं मैं आपको कि वक्रता क्या है, क्योंकि आपको ऐसा लिखा मिलेगा किताबों में कि जिन दर्पणों की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है उनकी वक्रता कम होती है, ठीक है ना? फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ बेटा। वक्रता से, दर्पण की वक्रता से मतलब होता है कि जो दर्पण है उसके परावर्तक तल में कितना झुकाव है, परावर्तक तल कितना अंदर झुका हुआ है, समझ रहे हैं ना? आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक दर्पण तो ये है, दूसरा दर्पण है वो ये है, और तीसरा दर्पण है वो ये है। आप सबको दिख रहा होगा ना बोर्ड पे से। इसके परावर्तक तल में झुकाव ज़्यादा है, उससे कम इसके में है, और उससे कम इसके में है। यानी ध्यान से सुने, किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ में जितना झुकाव अधिक होता है उसकी वक्रता उतनी ही ज़्यादा होती है। अब बेटा आप देख लो, इसका हम अगर हम इसका गोला पूरा करते हैं तो इसका केंद्र यहाँ मिल जाएगा, इसका पूरा करते हैं तो इसका केंद्र कहीं यहाँ मिलेगा, और जब हम इसका पूरा करेंगे तो बेटा कहाँ मिलेगा? इसका केंद्र यहाँ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, जिस दर्पण में वक्रता ज़्यादा है उसकी वक्रता त्रिज्या कम आ रही है। इसीलिए पुस्तकों में लिखा जाता है कि जो वक्रता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, वक्रता त्रिज्या। क्यों? आप देख रहे हो, जिसकी वक्रता ज़्यादा है उसी की त्रिज्या कम है। तो अब आप देख लेंगे ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसीलिए वहाँ एक लाइन लिखी जाती है कि जिन दर्पणों की वक्रता ज़्यादा होती है उनकी वक्रता त्रिज्या कम होती है, और जिन दर्पणों की वक्रता कम होती है उनकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है। अब हमसे पूछेगा कि समतल दर्पण की वक्रता कितनी होती है, तो आप बता दो। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आती है? अनंत। तो वक्रता कितनी आ जाएगी? 0, ठीक है ना? इतनी तो बात समझ में आती है। अब हम आपको बताते हैं भैया कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पुस्तकों में लिखे हुए हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। अच्छी बात है, पुस्तकें हैं भाई, पढ़ने को विद्यार्थियों को लिखी जाती हैं, लेकिन एक ही बात है, केवल एक नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ऐसा क्यों है तो मैं आपको यहाँ अलग अलग 2-3 चित्र बना के बता देता हूँ जिसमें आप लोगों ने पढ़े होंगे। बेटा पहला नियम तो लिखा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है वो कहाँ से निकल जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है। बिल्कुल सही है। अरे भैया
फोकस से होकर निकलती नहीं है, उसकी तो मजबूरी है, उसको जाना तो वहीं से है। क्यों? क्योंकि नियम क्या है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अगर समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर के नहीं जाएगी तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होगा। इसीलिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहे, निश्चित रूप से उसे फोकस से ही जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि फोकस से जाती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, तो बात तो वही है। अभी अगर ये फोकस से जाएगी तो अब आपतन कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, और परावर्तन कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर कब रहेगा, जब आपकी जो परावर्तित किरण है यानी फोकस से जाने वाली जो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो मैं ये बात नहीं कह रहा कि बुक में लिखें वो नियम गलत लिखें, आपको तो एक ही नियम याद रखना है। कौन सा वाला, कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब आगे और पढ़ाया जाता है कि ये कहते हैं कि जो यानी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जो भी किरण जाती है वो अपने मार्ग पर वापस लौट करके आती है। बिल्कुल सही पढ़ा है हम लोगों ने, ये सी है, ठीक है ना। अगर इससे होकर के कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है तो ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर ही वापस लौट के आएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपसे कि दर्पण का यानी जो गोली दर्पण है उसके वक्रता केंद्र को अगर दर्पण के किसी भी बिंदु पर मिलाएंगे, चाहे यहाँ मिला दें, चाहे यहाँ मिला दें, चाहे इधर मिला दें, ये सभी क्या मिलेंगे, इसके अभिलंब मिलेंगे। और अभिलंब वाली प्रकाश की किरण है वो किस पर जाए, अभिलंबत जो भी प्रकाश की किरण जाएगी उसके लिए आपतन कोण कितना होगा, 0। तो परावर्तन कोण कितना होगा, 0। यानी अभिलंब पर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। इसीलिए सी से जाने वाली प्रकाश की किरण को सी से होकर के ही वापस जाना पड़ता है। इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।